नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक है सिज़ेरियन सेक्शन, सिज़ेरियन ऑपरेशन, जिसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज़, बहुत सारे सवाल मैंने देखा अपने करियर में मरीज़ों को रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया जाए, ताकि आपकी कुछ शंकाएं या कुछ जिज्ञासाएं फुलफ़िल हो सकें, भर सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिज़ेरियन सेक्शन होता क्या है। सिज़ेरियन सेक्शन मतलब बच्चे का जो जन्म है वो नॉर्मली अपने योनि मार्ग से होता है लेडीज़ में, लेकिन आप इसको जब डॉक्टर पेट में एक चीरा लगाकर, बच्चेदानी पे एक चीरा लगाकर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, तो उस ऑपरेशन को सिज़ेरियन ऑपरेशन कहा जाता है। सिज़ेरियन ऑपरेशन क्यों किया जाता है? सिज़ेरियन ऑपरेशन का सबसे मुख्य कारण है कि माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए इसे करना पड़ता है। जब भी इसे किया जाता है तो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए किया जाता है। अब आपके मन में, जहन में सवाल हो सकता है कि सिज़ेरियन कितनी तरह के होते हैं। तो सिज़ेरियन दो तरह के होते हैं। या तो इमरजेंसी होता है, जब इमरजेंसी में डॉक्टर को अचानक डिसीजन लेना पड़ता है, उसे इमरजेंसी सिज़ेरियन कहते हैं। और जो सिज़ेरियन पहले से डिसाइड करके होता है, तारीख पक्की करके होता है, उसे इलेक्टिव या प्लान्ड सिज़ेरियन सेक्शन कहते हैं, जो पहले से डिसाइडेड है। अब उसके अलावा सिज़ेरियन करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से कि एक में पेट में खड़ा चीरा लगाया जाता है, एक में आढ़ा। लेकिन आजकल बहुत सालों से, कई सालों से आढ़ा इंसिजन दे के ही उसको किया जाता है ज़्यादातर, अनलेस बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। अदरवाइज़ उसे नीचे इसमें आपकी नाभि के नीचे, थोड़ा काफ़ी नीचे वो इंसिजन लगाया जाता है, जो बाद में पता भी नहीं चलता। अब सिज़ेरियन क्यों किया जाता है? सिज़ेरियन क्यों किया जाता है, इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। आपको शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो डिलीवरी जब होती है पेशेंट की, तो उस समय 3 बातें नॉर्मल डिलीवरी के लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं। उसे 3 हमारी भाषाओं में ऐसे समझाया जा सकता है कि एक फोर्स, पैसेज और पैसेंजर। फोर्स मतलब आपके जो दर्द आते हैं, जो बच्चेदानी सिकुड़ती है, वो जो दर्द आते हैं, उन्हें फोर्स कहा जाता है। पैसेज मतलब जो रास्ता है बच्चेदानी से, हड्डी का रास्ता, सॉफ्ट टिश्यू का रास्ता, उसे पैसेज कहते हैं। और पैसेंजर मतलब जो बच्चा उसमें से पास होता है। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक में भी अगर कोई अड़चन आती है, कोई खराबी आती है, तो सिज़ेरियन करना पड़ता है। जैसे अगर अच्छे से दर्द ही नहीं आ रहे हैं, आपको कोई दर्द बढ़ने के इंजेक्शन भी लगने के बावजूद दर्द अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केस में सिज़ेरियन के लिए पेशेंट को लेना पड़ सकता है। दूसरा होता है कि अगर आपकी बच्चेदानी का रास्ता, बोनी रास्ता मतलब हड्डी का रास्ता अगर नैरो है, पैसेज, तो वो नैरो है, तो उसे, वो सकरा है, तो फिर सिज़ेरियन करना पड़ सकता है। या फिर उस रास्ते में कोई अड़चन है, जैसे नीचे की तरफ बच्चेदानी के बाजू में कोई ट्यूमर है, या अंडादानी में कोई बड़ा ट्यूमर है, जो जिसकी वजह से वो रास्ता, थोड़ा से रास्ते में रुकावट है, तो ऐसे में भी सिज़ेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा है पैसेंजर। पैसेंजर मतलब बच्चा। अगर बच्चे की भलाई के लिए, मतलब बच्चे ने अगर अंदर लैट्रिन कर दिया है, या बच्चे की प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है, बच्चे के पैर नीचे हैं, या आढ़ा है बच्चा, हाथ या शोल्डर उसका सामने की तरफ है, तो बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। ऐसे केस में फिर भी सिज़ेरियन करना पड़ता है। अब इन तीनों में वो सिज़ेरियन इमरजेंसी भी हो सकता है, वो सिज़ेरियन प्लान्ड भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। अब इन तीनों में से किसी में भी एक में डिफेक्ट अगर आए, या 1 या 2 में डिफेक्ट हो, तो सिज़ेरियन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन सिज़ेरियन के बारे में जो मैं हमेशा, मेरे पेशेंट मेरे से पूछा करते थे कि अगर एक बार सिज़ेरियन हो जाएगा तो दोबारा सिज़ेरियन करना पड़ेगा क्या? उसका डिपेंड करता है कि आपका सिज़ेरियन क्यों किया गया। अगर आपका सिज़ेरियन, उसको 2 तरह से कहा जा सकता है, उसे रिकरेंट इंडिकेशन या नॉन रिकरेंट इंडिकेशन हमारी भाषा में कहते हैं। लेकिन जैसे आपका सिज़ेरियन किया गया है कि आपके हड्डी का रास्ता नीचे का काफ़ी सकरा है, तो वो सकरा ही रहेगा, उसमें तो कोई फ़र्क होने नहीं वाला है। तो अगर हड्डी का रास्ता सकरा होने की वजह से सिज़ेरियन किया है, तो दूसरा भी सिज़ेरियन होगा। लेकिन अगर जैसे आपका बच्चा उल्टा है इसलिए सिज़ेरियन किया था, और दूसरी बार बच्चा उल्टा नहीं है,
तो आपका नॉर्मल हो सकता है। या आंवल बच्चे का फूल जिसे कहते हैं, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, वो अगर सामने की तरफ था इसलिए आपका पहली बार सिजेरियन हुआ, लेकिन दूसरी बार सामने की तरफ आंवल नहीं है तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। फिर अगर जैसे पिछली बार दर्द नहीं आ रहे थे अच्छे से इसलिए सिजेरियन किया गया था, तो फिर इस बार हो सकता है अच्छे दर्द आएँ और सिजेरियन ना करना पड़े। या फिर पिछली बार पानी की थैली फूट गई थी, लीकिंग शुरू हो गया था और उसके बाद बहुत देर तक दर्द के लिए राह देखी, इंजेक्शन्स लगाए, फिर भी दर्द नहीं आए, 24 घंटे से ऊपर हो गया, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए सिजेरियन किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए चांस दिया जा सकता है। लेकिन अब परेशानी ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की रहती है, क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो बच्चेदानी पे एक ज़ख़म होती है। वो ज़ख़म आपकी भर के आने में कम से कम अच्छे से भर के आने में, नॉर्मल एकदम होने में 1.5-2 साल तो करीब लगते हैं। तो वो ज़ख़म कच्ची रहने से कभी कभी अगर नॉर्मल डिलीवरी का चांस दिया गया तो सबसे बड़ा खतरा रहता है कि वो बच्चेदानी उस जगह से कभी कभी फट सकती है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ठीक से डिलीवरी इजीली नहीं हो पा रही तो वो उसके लिए, वो अवॉइड करने के लिए, वो ऐसा कुछ ना हो उसके लिए पूरा असेसमेंट डॉक्टर पहले करते हैं कि ट्रायल दिया जा सकता है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चीज़ को, कि वो बच्चेदानी वहाँ से फट तो नहीं रही, कुछ ऐसे साइंस तो नहीं दिख रहे हैं, उसको पहचानने के लिए आप वहाँ पे एक्सपर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर ऐसा डिटेक्ट भी कर लिया, पता चल गया कि बच्चेदानी फटने वाली है, तो ऐसे में सिजेरियन बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो आपका ऑपरेशन थिएटर भी तैयार होना चाहिए, बेहोशी वाले डॉक्टर भी रहने चाहिए। तो ऐसे अस्पताल जहाँ पे ये सारी सुविधा 24 घंटे अवेलेबल रहती है, स्त्री रोग विशेषज्ञ 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, बेहोशी वाले डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं और ऑपरेशन थिएटर भी 24 घंटे खुला रहता है, तो ऐसी जगहों पर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देना आसान रहता है। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि ये बच्चेदानी यहाँ से फटने का डर है, तो तुरंत उसको सिजेरियन के लिए लिया जा सकता है। और कई बार सोनोग्राफी, पहले से आजकल सोनोग्राफी हो जाती है, तो सोनोग्राफी से भी पता चल जाता है कि जो आपकी ज़ख़म थी उसकी मोटाई कितनी है। अगर वो 4 मिलीमीटर या उससे आसपास रही तो फिर वो पतला है, रप्चर का चांस रहेगा, तो फिर डॉक्टर दोबारा सिजेरियन का नॉर्मल डिलीवरी का चांस नहीं लेते। तो इसलिए आपको ऐसी सुविधा जहाँ जिस अस्पताल में अवेलेबल है वहीं पे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का चांस लेते हैं, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि आपके अगर बच्चेदानी फटती है तो आपकी जान को तो खतरा है ही, मरीज़ की जान को खतरा है, और उसके अलावा बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इस बारे में। लेकिन अगर सुविधा उस अस्पताल में 24 घंटे अवेलेबल है, जैसा मैंने बताया, बेहोशी के डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर और स्त्री रोग विशेषज्ञ 24 घंटे अगर अवेलेबल हो, तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कराना सिजेरियन के बाद ज़्यादा योग्य है, ज़्यादा अच्छा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है ये, जैसे मैंने बताया, बच्चेदानी फट सकती है डिलीवरी के समय में अगर नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया तो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन रहता है जो हो सकता है, वो होता है आपस में वहाँ पे सारे टिश्यू चिपक जाते हैं, आपकी पेशाब की थैली चिपक सकती है। अगर पहले का ऑपरेशन हड़बड़ी में कहीं इंटीरियर में गाँव में हुआ है तो ऐसा बहुत बार होता है कि अंदर हड़बड़ी में किया गया सिजेरियन रहता है तो अंदर सब कुछ चिपका हुआ रह सकता है। तो एक सिजेरियन हुआ, फिर दूसरा भी हुआ, तो उसमें अंदर आते वगैरह भी कभी कभी चिपक जाती है, बच्चेदानी की थैली चिपक जाती है। तो ऐसे में अगर तीसरा ऑपरेशन किसी और कारण से करना पड़ा, सिजेरियन नहीं, कोई उसके अलावा भी कोई ऑपरेशन करना पड़ा, तो इस एरिया में वो एडिशंस बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, वो सब चिपका रहने से थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। अब सिजेरियन के बाद में आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ख्याल होता है अर्ली एम्बुलेशन, मतलब पेशेंट जितनी जल्दी हो सके एक्टिव हो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आप ये पैरों की एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर, काफ मसल एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसे पैरों की उंगलियों को आप चलाते रहें, जिससे कि आपका ब्लड सप्लाई लंग की तरफ बना रहे। फिर उसके बाद में लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेते छोड़ते रहें, तो उससे आपको जो एम्बोलिज्म कहते हैं, हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म कहते हैं, जिसमें कि खून का थक्का जम के अचानक लंग्स में जा सकता है, वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड होता है। वो किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, इसलिए कोई भी ऑपरेशन हो तो उसके बाद ये 2 एक्सरसाइजेस करना
बेहतर रहता है। उसके अलावा आपको साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत रहती है। आपके पास बहुत अटेंडेंट नहीं होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन का डर ना रहे, टाँके पकने का डर ना रहे। साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सरसाइजेस आप बराबर करें। बाद में भी जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस तरह की एक्सरसाइज अलाउड है, वो एक्सरसाइज की जा सकती है। और उसके अलावा आप खुद का ध्यान, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो टाँके पकते नहीं हैं। आजकल टाँके भी चमड़ी के नीचे लगाए जाते हैं तो स्टिच रिमूवल का भी कोई परेशानी नहीं रहती है। सिज़ेरियन में आजकल बहुत अच्छा फ़ायदा ये हो गया है कि बहुत अच्छे सूचर मटेरियल, जो धागे जिससे सिलाई की जाती है, वो बहुत अच्छे आ गए हैं। तो इसलिए बाय एंड लार्ज सिज़ेरियन के ऑपरेशन के बाद में कुछ दर्द या ऐसी सब चीज़ें जो 24 घंटे शुरू में होती है उसके बाद नहीं होता और पेशेंट तीसरे या चौथे दिन बहुत से हॉस्पिटल में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो सिज़ेरियन से संबंधित ये कुछ जानकारियाँ मैं जो आपको देना चाहती थी मैंने दी हैं। इसके बावजूद आपको कुछ और अगर डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या आप मेरी साइट पे अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। धन्यवाद।